स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर और बायोलॉजी टीचर। तो लास्ट सेशन में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था कि जो स्टमक है उसमें काइम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब काइम की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके आगे जाके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कैसे होती हैं। तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जब फूड जो है उसे फेगस से ट्रैवल करके स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में काइम फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स। तो जो काइम है, जब काइम बन गया स्टमक में तो वो थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट होता है थ्रू स्फिंक्टर मसल। जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो हेल्प आउट करते हैं काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करने के लिए। और जो स्फिंक्टर मसल है ये जो एक ब्लॉकेज कर देते हैं। जब एक ट्रांसफ़र हो गया एक बारी फूड टू स्मॉल इंटेस्टाइन तो वो वापस नहीं आ पाता थ्रू दी स्फिंक्टर मसल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट कैनाल है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एंड इट इज़ कॉइल्ड विद मैनी फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड्स के साथ इनको कॉइल्ड होता है कॉम्पैक्ट स्पेस में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज दीज थ्री steps. First is digestion, second absorption, and third is assimilation. These three parts are present in small intestine. So the small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats, absorption and assimilation of nutrients. तो जो small intestine है इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है। जो भी हमारा फ्रूट की ब्रेकडाउन हुई थी स्टमक में, तो वो फ्रूट की जब ब्रेकडाउन हुई अब उसकी पूरी से अच्छे से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में के डाइजेशन के लिए टू ग्लैंड्स उसकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट है लिवर एंड सेकंड इज़ पेनक्रियाज। लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है वो बाइल जूस। सेकंड पेनक्रियाटिक जूस जो है, पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों जूसेस रिसीव करता है जिससे कि डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। तो डाइजेस्टिव जूसेस में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। लाइक पेप्सिन जो स्टमक में है उस टाइम के लिए उसको एसिडिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, बट जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उनको एल्कलाइन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। बल्कि उनका सॉल्यूशन का एल्कलाइन नेचर होना चाहिए, तभी जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो अच्छे से एक्ट कर पाएंगे। बाइल क्रिएट्स एन एल्कलाइन कंडीशन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। तो इसमें क्या बाइल जूस का क्या काम हो गया कि बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन मीडियम तैयार करता है और पेनक्रियाटिक जूस के लिए, और पेनक्रियाटिक जूस में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं उन वो एक्ट आउट करते हैं एल्कलाइन मीडियम में। लाइक जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो उनकी बाइल जूस जो है उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, तो वो क्या करते हैं कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं थ्रू दी ट्रिप्सिन, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। सो प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है अमाइनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, एंड फैट्स की फैटी एसिड में हो रही प्लस ग्लिसरॉल में हो रही है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। तो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी फोल्ड्स लाइक दीज। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई और विली भी बोलते हैं। तो ये विलाई जो हैं ये थिन सेल्ड वॉल्स होते हैं जिनके अंदर डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं। इनका काम क्या होता है फूड की एब्जॉर्प्शन करना। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पास हो रहा है उस फूड से सारी एब्जॉर्प्शन करना, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सबकी एब्जॉर्प्शन करना। तो जो यहाँ से न्यूट्रिएंट जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं। विलाय जो एब्जॉर्प्शन करता है वो सारे जो हैं
मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट जो हैं वो थ्रू आउट दी बॉडी डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब कि सारे बॉडी पार्ट्स में फिर वो डिफ्यूज़ होते हैं। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ क्या है? न्यूट्रिएंट का यूज़ है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी लाइक एटीपी। एटीपी की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़। न्यू टिश्यूज़ बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। एंड रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यूज़, जो ओल्ड टिश्यूज़ हो गए हैं तो उनमें अगर कोई डैमेज वगैरह आ गया है तो उनके रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स यूज़ होते हैं। सेकेंड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन हो गई, अब थोड़ी बहुत जो भी एब्जॉर्प्शन बच जाती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और जब एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गई तो वेस्ट मटेरियल जो भी है वो थ्रू एनस बाहर निकल जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये समरी क्या हुई फिर हमारे इस सेशन की कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो जैसे कि बताया मैंने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पेनक्रियाज से जूसेस लेके कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, और जो सिंपल फॉर्म्स न्यूट्रिएंट्स के थे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में एंड हर एक सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हुआ था, जहाँ पे एक्सेस वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो गया था, अब जो बचा था वो थ्रू एनस रिमूव हो जाता है। नाउ ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है और इनमें ये डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग एयर दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग क्या हुआ? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ कि रेस्पिरेशन जब न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन हो रही है जहाँ पर सेल्स को एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? दैट ब्रीदिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द इन्वायरमेंट, वाइल रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। ब्रीदिंग तो सिर्फ प्रोसेस हो गया कि ऑक्सीजन अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ली, बट जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है कि ऑक्सीजन जब अंदर गई तो अंदर उसकी ब्रेकडाउन कैसे हुई, ऑक्सीजन से वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी गैस, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है सेल को, बट जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इन्वॉल्व्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन का पार्ट होता है एक ब्रीदिंग, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, बट रेस्पिरेशन इज़ नॉट द सेम एज ब्रीदिंग एंड इट अकर्स इन दी सेल। तो जो ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो एनर्जी बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी। तो हम एटीपी की इम्पोर्टेंस चेक करते हैं। तो हमें फूड की और एयर की, मतलब कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो वी ईट फूड टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट एंड ब्रीद एयर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन। फूड हमें किस लिए ज़रूरत होती है? कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह हैं। और एयर की ज़रूरत क्यों है हमें? टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। वाई डू आर बॉडी सेल्स नीड एनर्जी? हमारे सेल को क्यों एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज वो अच्छे से फंक्शन कैरी आउट कर सकें, कोई भी रिपेयरमेंट के लिए या फिर अपने मेंटेन कर सकें। तो जो रेस्पिरेशन है, ब्लड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ईच सेल इन द बॉडी। जब अभी मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में
जो भी एब्जॉर्प्शन हो रही थी विलाई के थ्रू, तो वो सारी ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इनसाइड द सेल्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। और जिस भी सेल के पास वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, तो हर एक सेल में ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। बट जो सेल हैं वो इमीडिएटली एनर्जी रिलीज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं, द सेल्स आर एनर्जी use the energy released to add a phosphate to a molecule called ADP, that is called adenosine diphosphate. This forms ATP, adenosine triphosphate. अब ये बताती हूँ, जैसे कि APP बताया हुआ है ना, इसको एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। वाई? बिकॉज 2 फॉस्फेट, एडिनोसाइन के साथ सिर्फ 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ हमने एक फॉस्फेट ऐड किया, यहाँ पे बताएं, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, जिसको हम ATP बोलते हैं और एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द ATP मॉलिक्यूल टेम्परेरीली। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन से, पी मॉलिक्यूल जो है, सॉरी फॉस्फेट जो है एक्स्ट्रा, वो ऐड हो गया और ATP बन गई। तो यहाँ पर क्या हुई, एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। When the cells need energy, the ATP molecule is broken down into ADP and phosphate using water. These releases the stored energy for our use. तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो ATP है, हमारी एनर्जी बन गई थी ना, तो ये ATP क्या है, एक फॉस्फेट दे देता है, जिससे कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बना है। यहाँ पे क्या हो रही है कि एनर्जी की यूजेज हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस वाला साइन है, यहाँ पे एनर्जी बन रही थी, और जहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है। ओके, तो ATP is used to fuel all other activities in the cell, hence it is also called the energy currency of cell. तो इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं अपने सेल का, ATP को। The cells uses the energy released to add a phosphate to a molecule called ADP. ये अभी मैंने बताया कि जब ADP में फॉस्फेट ऐड होता है तब ATP बन जाता है, मतलब कि एनर्जी बन गई है। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है और यूसेज हो जाती है, तो ATP से ADP बन जाता है। सो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।